बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी के लिए आपका 2025 बोर्ड परीक्षा जो 24 फरवरी का हिंदी का पेपर होगा उसमें गद्यांश को हल करने का तरीका और पद्यांश को हल करने का तरीका और कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को भी देखेंगे। यानी 20 नंबर का जो यहाँ से आपका क्वेश्चन एकदम एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लगभग 14 से 15 मिनट अगर आप देख लेते हैं तो इसमें 4 से 5 महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश बताए जाएंगे और आपको उनको हल करने का तरीका भी बताया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए सबसे पहले देखते हैं गद्यांश को हल करने का तरीका। इससे पहले हमने आपको गद्यांश की पहचान करना और पद्यांश की पहचान करने का तरीका बताया है। तो आज देखेंगे गद्यांश को हल कैसे करेंगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में। तो पहला गद्यांश है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है और ये गद्यांश जो है आपका बार बार जो है रिपीटेटेड रहता है बोर्ड एग्जाम में कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी पुत्र है। और ये देख सकते हैं आपका रेखांकित अंश है इतना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है रेखांकित अंश कहीं पर भी दे सकता है। तो आप जो है इसको हल कैसे करेंगे, यानी पहले सबसे पहला काम आपको गद्यांश को करते समय ये ध्यान देना है कि आप गद्यांश को 1 से 2 बार एकदम ध्यान से पढ़िए। उसके बाद ये देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो हमने आपको पहचान करना बताया था कि जब भी मातृभूमि, राष्ट्र और ऐसे शब्द आए, पृथ्वी, जन ऐसे शब्द आए तो आपका कौन से चैप्टर से गद्यांश, राष्ट्र के स्वरूप से। तो आप लिखेंगे शीर्षक, आपका राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा और इसके लेखक कौन है, तो लेखक का नाम आपको याद रहना चाहिए, वासुदेव शरद अग्रवाल। दूसरा प्रश्न पूछा है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको गद्यांश जब भी ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर जो है इसी में मिल जाएगा। राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यानी पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यानी आपको आंसर जो है 2 नंबर का इसी में मिल गया। तो आप इसका आंसर लिख देंगे यदि पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब देखेंगे तीसरा वाला प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न दिया है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो आपका पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, आप फिर से गद्यांश को एक बार देखेंगे तो इसी में इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा कि जब आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो आपको इसका आंसर भी मिल गया इसी में। तो आपको यानी कि 2 नंबर का जो प्रश्न है ये वाला, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो ये जो है आपको पहचान से ही 2 नंबर मिल जाएंगे, यानी पहचान करना हमने आपको बताया था। और 2 से 3 जो क्वेश्चन पूछा रहता है उसका आंसर इसी में छिपा रहता है। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर के राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। अब अगला यानी चौथा वाला प्रश्न है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो अगला आपका है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो ये भी आपका इसी में दिया है कि पृथ्वी जो है कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर कि पृथ्वी आपका कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, जन के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको इसी में मिल गया, यानी कि 6 नंबर के जो आपके क्वेश्चन है इसी में छिपे रहते हैं। इसलिए हमने आपको पहले कहा था गद्यांश आप जो है एकदम ध्यान से 2 से 3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो 6 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे। तो पृथ्वी मनुष्य यानी ब्रैकेट में जन के कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब अगला आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश क्या था कि आपका रेखांकित अंश दिया था जन के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन संचय अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में खेलकर हम बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी भी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इसी प्रकार से जो है आपसे जब भी गद्यांश पूछेगा तो आप इसका आंसर, गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो रहते हैं उसके आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। और जो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखने को आता है तो हमने आपको पहचान करना पहले ही बताया, तो वो भी आप लिख देंगे तो 10 नंबर आप अपने आप से एकदम आराम से कर लेंगे। अब आइए देखते हैं पद्यांश को हल करने का तरीका। उसके बाद देखेंगे 2 से 3 और गद्यांश और पद्यांश जो आपके महत्वपूर्ण हैं और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका पहला पद्यांश जैसे है मेरे प्यारे नौ जलस से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेसा संदेशा। और ये आपका रेखांकित अंश है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हैं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। तो अब आइए देखते हैं इसको आप कैसे हल करेंगे। जब भी आपको पद्यांश देगा तो पद्यांश को भी आप 2 से 3 बार एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि उसका अर्थ जो है आपको एकदम ध्यान पे चढ़ जाए। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं।
तो राधा जो है आपका पवन को दूतिका बना कर कर उसके द्वारा जो है कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। तो आपका जो है सिर्फ इसमें क्या लिखना है, राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। और प्यारे बच्चों, ये वाला जो पद्यांश हम आपको बता रहे हैं, इसमें जितने भी पद्यांश और गद्यांश बताएंगे सभी आपके जो है बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में रिपीटेड रहे हैं। अब अगला यानी दूसरा प्रश्न है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। यानी कृष्ण का जो सौंदर्य है वो कैसा है, आपको उसका उल्लेख करना है। तो भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। अब अगला यानी तीसरा प्रश्न इसी में पूछा है कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यानी कि आपका जो है राधा की मनोदशा कैसी है उसका आपको वर्णन करने को देगा। तो राधा पवन से कहती हैं कि मैं कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ, मेरी विरह दशा उन्हें सुना दो। तो इसी प्रकार से जो है आप आंसर लिखेंगे। और आपको जब भी गद्यांश पद्यांश देगा इन्हीं 2 से 3 चैप्टरों से देगा, जैसे पवन दूत का आपका हुआ और आपका श्रद्धा मनु हुआ, इन्हीं जो आपके 2-3 चैप्टर है इन्हीं से जो आपका ज़्यादातर जो है क्वेश्चन देते हैं। और आपका गीत से देता है। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हमने आपको पहले ही पहचान करना बताया था कि पवन जलध से कंज और आपको मधुबन शब्द है, ये जब शब्द आए तो आपका जो है श्याम शब्द है, तो आपका कौन से चैप्टर से रहेगा, पवन दूतिका से रहेगा। तो आपका शीर्षक क्या हो जाएगा, पवन दूतिका हो जाएगा। और आपके कवि कौन है इसके, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। तो ये हो जाएगा उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। उसके बाद अगला आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश देखेंगे क्या दिया था, तो रेखांकित अंश आपका दिया था, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। तो आइए इसका आप जो है व्याख्या करते हैं। तो आपका जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या क्या होगा, राधा पवन से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं, वहां से ना कोई संदेश आई भिजवाया। यानी राधा पवन से कहती हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो मथुरा जा करके फिर वापस नहीं आते हैं और वहां से जो है कोई संदेशा भी नहीं भिजवाते हैं। अगला इसी में आपका पद्यांश है कि नील परिधान बीच सुकुमार। अब नील परिधान और सुकुमार शब्द दे करके आप तुरंत समझ गए होंगे कौन से चैप्टर से है। खुल रहा मृदुल अंध खुला अंग, रिबला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब आपका पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखने के लिए दिया, तो हमने आपको नील परिधान सुकुमार शब्द आएगा, तो किस चैप्टर से था, आपका श्रद्धा मनु से। तो इसका शीर्षक आपका हो जाएगा श्रद्धा मनु और कवि कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। अब अगला यानी दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है बिजली के फूल से क्या तात्पर्य। यानी इसमें जो है आपका बिजली से फूल से क्या तात्पर्य है, तो बिजली के फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षण और वर्ण से युक्त सुंदर शरीर से है। अब तीसरा इसी में प्रश्न है आपका कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी रेखांकित अंश जैसे आपको दिया था मेघ घन बन बीच गुलाबी रंग, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने को बोला है। तो प्रस्तुत पंक्ति में जो है श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए है, उनकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है था मानो जैसे मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। तो यही जो है आपका रेखांकित अंश जो दिया था मेघगन मेघ, ये आपका जो रेखांकित अंश था मेघबन बीच गुलाबी रंग, इसका जो है आपका रेखांकित अंश जो दिया था इसकी व्याख्या यही आपका होगा। पद्यांश में आपका एक माफ करिए गद्यांश में आपका एक और देखेंगे, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश ये भी आपका है और बार बार ये भी जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रहा है। जैसे आपका गद्यांश जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के ने तदात्मय किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर है। जन का संतत वाही जीवन नहीं के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये जो है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है और बार बार ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें पहला प्रश्न है जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो आप पहली लाइन में देखेंगे जन का प्रवाह जो अंडरलाइन है यानी कि रेखांकित अंश है, जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इसी प्रकार से आपको हमने पहले ही कहा था जब भी आप गद्यांश को पढ़ें आप पद्यांश को पढ़ें तो 2 से 3 बार पढ़ें ताकि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो उसका आंसर आप तुरंत कर जाएं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया इसमें दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक हमने जन का प्रवाह अनंत, जन और राष्ट्र का स्वरूप आप देख करके ही समझ गए होंगे शीर्षक आपका राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा और इसके लेखक जो है वासुदेव सरल अग्रवाल हो जाएंगे। अब तीसरा इसमें प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का आपका क्या था कि जन का प्रवाह अनंत होता है।
तो अब रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है। इसका अर्थ क्या है? तो जन का प्रवाह अनंत होता है अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं रहेंगी तब तक लोगों का जीवन अमर रहेगा। यानी जन का प्रवाह अनंत है, इसका अर्थ हो जाएगा कि सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें जो है धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन क्या रहेगा? अमर रहेगा। अब अगला इसी में चौथा प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो सूर्य की रश्मियां उनका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इसमें राष्ट्रीय जन का जीवन अमर होता है। इसमें आपको देखेंगे, आपको ऊपर इसी में ये भी आंसर मिल जाएगा कि अमृत से भर देती हैं। यानी जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहता है। तो आपको इसका आंसर भी मिल गया कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर रहता है। अगला है घाटों का निर्माण का क्या आशय है? तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा कि जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण किया। जन का संततवाही जीवन नहीं कि प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो आप देख सकते हैं घाटों के निर्माण का क्या आशय है। तो व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है। तो यही जो है घाटों का वर्णन होगा। तो इसमें आपको दो महत्वपूर्ण गद्यांश बताए गए हैं और दो महत्वपूर्ण पद्यांश बताए गए हैं और दोनों महत्वपूर्ण गद्यांशों पद्यांशों को आप एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। एक और आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में आती सुकुमार, घन तिमिर में चपला हीरे, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और इसको भी आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। ये आपका श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से है और इसके कवि आपको पता है जयशंकर प्रसाद हैं। तो आप जो है रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करके देख लीजिएगा। और जो है आपका क्वेश्चन इससे पूछता है चपला और उत्कंठा की अर्थ लिखिए। तो चपला का आपका बिजली हो जाएगा और उत्कंठा का उत्सुकता हो जाएगा। इसमें पूछा आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो आगंतुक व्यक्ति जो है उससे तात्पर्य श्रद्धा से, यानी आगंतुक व्यक्ति का तात्पर्य किससे है? तो श्रद्धा से है। अब आपका है यहाँ पर पूछा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर मनु कहते हैं श्रद्धा से, तुम कौन हो जो इस बेजान जिंदगी में बिजली की तरह प्रतीत हो रहे हो और इस पीड़ित वेदना में ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो? यही हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। और अंतिम प्रश्न है पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है? तो मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है पद्यांश में। तो यही आपके तीन महत्वपूर्ण पद्यांश थे और दो महत्वपूर्ण गद्यांश थे जो कि आपके बहुत बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रहते हैं। तो आप इन पांचों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और हमने जो आपको तरीका बताया था आपको गद्यांश पहचानने के और पद्यांश पहचानने की, जिससे आप पाठ के शीर्षक का नाम लिख लेंगे और 2 से 3 बार अगर बढ़िया से आप इन्हें पढ़ते हैं तो उनका आंसर भी आप अच्छे से लिख लेंगे।